नमस्कार मित्रों, आईटी एंड डीवी के 200 एमसीक्यू सेशन में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो लेसन के माध्यम से हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल बैंकिंग के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये एमसीक्यूज़ आपके हर एक चैप्टर से लिए गए हैं, जितने भी आपके बुक में यूनिट्स हैं सभी से क्वेश्चंस बनाए गए हैं ताकि आपका फुल्ली प्रिपरेशन हो सके। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सभी को मैं एमसीक्यू के माध्यम से कवर करूँगा। एमसीक्यू सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स माना जाता है कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। आज मैं आपको बताऊँगा कि कैसे एमसीक्यूज़ का यूज़ करके अपने कंसेप्ट को और अच्छा कर सकते हैं। हो सकता है कि पढ़ने के दौरान कुछ कंसेप्ट आप छोड़ दिए हों, तो ये एमसीक्यू के माध्यम से आप उसे कवर कर लेंगे। तो अंतिम तक बने रहिए इस वीडियो में। जो पिछले 3-4 साल में क्वेश्चंस आए हैं वो भी मैं आपके सामने लेकर आया हूं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पिनलेस। देखिए क्या बताया जा रहा है कि लेट जस्ट वेट फॉर मिनट। हाँ, बताया जा रहा है आपको कि जो हमारा पिनलेस एटीएम एक्सेस होता है वो कैसे किया जाता है। स्मार्ट कार्ड, पासवर्ड, इरिस या नन ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब है इरिस। ध्यान दीजिएगा, स्मार्ट कार्ड में आपको पिन चाहिए होता है, ऑथेंटिकेशन के लिए पिनलेस तो है नहीं। पासवर्ड की बात करें तो पासवर्ड में भी आपको एंट्री चाहिए होता है, ये भी पिनलेस नहीं माना जाता है। इरिस की बात करें तो ये बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी को यूज करता है ऑथेंटिकेशन के लिए बिना किसी पिन का। और नन ऑफ द तो होगा नहीं होगा, क्योंकि इरिस टेक्नोलॉजी वैलिड आंसर है। तो सही जवाब क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। नाउ आज ये क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को आपसे पूछा जा रहा है कि बिना आईटी के माध्यम से हम क्या अचीव नहीं कर सकते। देखिए, आईटी मतलब कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम क्या अचीव नहीं कर सकते। वर्कफोर्स फ्लेक्सिबिलिटी, तो ये तो अचीव कर सकते हैं कि आईटी इनेबल करता है रिमोट वर्क को और फ्लेक्सिबल आवर्स को। जहां तक ऑप्शन नंबर 2 की बात है, डिस्ट्रीब्यूट द वेल्थ इक्वली, तो देखिए वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन एक सोशियो इकोनॉमिक इशू है, ये हमारे आईटी के स्कोप के बियॉन्ड है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, यही हमारा आंसर होगा कि डिस्ट्रीब्यूट द वेल्थ इक्वली। ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो आईटी जो है ग्लोबल कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करता है, कॉमर्स को फैसिलिटेट करता है। और लास्ट ऑप्शन कर रहा है रिड्यूस फाइनेंशियल फ्रॉड, तो आईटी हमारी सिक्योरिटी को इंप्रूव करता है, फ्रॉड डिटेक्शन मैकेनिज्म को इंप्रूव करता है, इससे फाइनेंशियल फ्रॉड क्या होती है, कम होती है, राइट। तो आईटी तो ये काम हेल्प करता है हमें। तो क्या नहीं करता आईटी? वेल्थ का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग आईटी के माध्यम से नहीं कर सकते हैं। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग एट प्रेजेंट इनवेरिएबली यूज बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी इन इंडिया। यानी आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी को यूज करता है। पैन कार्ड नहीं, आधार कार्ड बिल्कुल सही, यहाँ पे बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है डेटा आइडेंटिफिकेशन के लिए। डेबिट कम एटीएम कार्ड टिपिकली बायोमेट्रिक यूज नहीं करता, और क्रेडिट कार्ड भी बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी को यूज नहीं करता। तो सही जवाब क्या है इसका? आधार कार्ड। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। जो हमारा वर्क फ्रॉम होम कंसेप्ट है, जिसको WFH कंसेप्ट बोलते हैं, इसको इंप्लीमेंट करने में ग्रेटेस्ट चैलेंज क्या है? सिक्योर कनेक्टिविटी, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वर्किंग। देखिए, सिक्योर कनेक्टिविटी इंश्योर करना ये तो क्रूशियल है ही है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वर्किंग एक एडवांटेज माना जाता है, कोई चैलेंज नहीं है। ऑफिस स्पेस ये रिलेवेंट है WFH के कॉन्टेक्स्ट में। और एम्प्लॉय मोटिवेशन ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिक्योर कनेक्टिविटी सबसे ज़्यादा फंडामेंटल है। तो सही जवाब है सिक्योर कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी यदि सिक्योर नहीं होगा तो वर्क फ्रॉम होम का कोई मतलब ही नहीं है, राइट। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। अगला क्वेश्चन है कि हमारा जो लो यूपीआई ट्रांजेक्शन का जो एक्सप्लोजन है, इसने वॉल्यूम बढ़ा दिया है, जिसकी देखिए हमारा जो लो वैल्यू यूपीआई ट्रांजेक्शन का एक्सप्लोजन हुआ है, इसने वॉल्यूम तो बढ़ा दिया है, जिसके कारण से पावर हंग्री हो गए हैं। लेकिन इस फास्ट एड्रेस प्रोसेसिंग नीड को इंक्रीजिंग प्रोसेसिंग नीड को एड्रेस करने के लिए क्या सॉल्यूशन सजेस्ट करते हैं आप? एनएफटी, नियर फील्ड टेक्नोलॉजी। देखिए, एनएफटी रिलेवेंट है, लेकिन डायरेक्टली हमारे यूपीआई ट्रांजेक्शन वॉल्यूम को एड्रेस नहीं करता, तो ये तो नहीं होगा। एनकरेजिंग कार्ड पेमेंट, ये लेस इफेक्टिव है देन मोबाइल वॉलेट फॉर स्मॉल ट्रांजेक्शन। ऑब्वियसली बात है, छोटा सा ट्रांजेक्शन करना है तो हम मोबाइल वॉलेट से कम इफेक्टिव माना जाता है कार्ड पेमेंट। प्रोलिफरेटिंग नेफ्ट, तो ये बेस्ट सूटेड होता है लास्ट ट्रांजेक्शन के लिए। यदि आप नेफ्ट को प्रोलिफरेट करेंगे तो ये हमारा लास्ट ट्रांजेक्शन के लिए नेफ्ट ज़्यादा सूटेबल होता है, स्मॉल यूपीआई पेमेंट के लिए नहीं। मोबाइल वॉलेट हमारा सही आंसर होगा। देखिए, मोबाइल वॉलेट बहुत ही एफिशिएंट होता है न्यूमेरियस लो वैल्यू ट्रांजेक्शन को हैंडल करने के लिए, इसलिए आपको यूपीआई ट्रांजेक्शन को आप मोबाइल वॉलेट को सजेस्ट करते हैं। दोस्तों, ये जो हमारा कंटेंट है एमसीक्यूज जो हमने डाल रखे हैं, 200 एमसीक्यूज डाल रखे हैं, दिस इज अ पार्ट ऑफ अवर कैप्सूल कोर्स। कैप्सूल कोर्स के अंदर आपको व्हाट टू स्टडी पीडीएफ, इस प्रकार के एमसीक्यूज 2000 से ज्यादा एमसीक्यूज यूनिट वाइज अवेलेबल है। उसके अलावा दोस्तों आपको क्विक रिवीजन मॉड्यूल वाइज पीडीएफ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सभी चीज मिलते हैं। यदि आप कैप्सूल कोर्स को अवेल करना चाहते हैं आईटी एंड डीवी के लिए, तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर। नंबर आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, यानी तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइए, वहां पर मैंने कोर्स का लिंक दे रखा है। आइए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है आपसे, क्लाउड कंप्यूटिंग के कंटेक्स्ट में इनमें से कौन
कौन सा सही है? डज नॉट अलाउ शेयरिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग अलाउ करता है इंफ्रास्ट्रक्चर का शेयर अमंग मल्टीपल यूजर, तो ये तो गलत होगा। कंप्यूटर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ग्लोबली, तो क्लाउड कंप्यूटिंग टिपिकली में इसमें क्या होता है कि सर्वर डिस्ट्रीब्यूट होता है अलग अलग लोकेशन में, तो ये गलत है। कंप्यूटर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, सर्वर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि डज नॉट अलाउ डायनेमिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सर्वर। देखिए जहां तक डायनेमिक कॉन्फ़िगरेशन की बात है तो क्लाउड कंप्यूटिंग सपोर्ट करता है डायनेमिक और फ्लेक्सिबल कॉन्फ़िगरेशन को। और कहा जा रहा है लास्ट ऑप्शन की कंप्यूटर आर लोकेटेड इन अ सिंगल लोकेशन, तो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को स्प्रेड करते हैं मल्टीपल डेटा सेंटर इन वेरियस लोकेशन। ठीक है, तो सवाल क्या था कि क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर, ऐसा नहीं है कि आपको सिंगल लोकेशन में ही कंप्यूटर को लोकेट करना है, कहीं भी रख सकते हैं कंप्यूटर को, तो डी तो नहीं होगा। हाँ, डायनेमिक कॉन्फ़िगरेशन को अलाउ नहीं करते, ये तो गलत है, डायनेमिक कॉन्फ़िगरेशन अलाउ करता है। ठीक है, फ्लेक्सिबल कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन ये तो कह रहा है कंप्यूटर आर डिस्ट्रीब्यूटेड ग्लोबली, ये सही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि वर्चुअलाइजेशन ऑफ सर्वर से, वर्चुअलाइजेशन ऑफ सर्वर इज टू रन अ सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन मल्टीपल सर्वर, यानी एक सिंगल ओएस को यदि आपको मल्टीपल सर्वर पे रन करना है तो उसको हम लोग वर्चुअलाइजेशन ऑफ सर्वर बोलते हैं। क्या लगता है ये स्टेटमेंट? तो देखिए वर्चुअलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि आप मल्टीपल ओएस इंस्टेंस को सिंगल सर्वर पे रन करते हैं, राइट। ये कह रहा है कि सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन मल्टीपल, उल्टा कह रहा है, ये तो नहीं होगा। इंक्रीजिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑनरशिप, तो देखिए वर्चुअलाइजेशन क्या करता है कि कॉस्ट ऑफ ऑनरशिप को कम करता है, कैसे? रिसोर्सेज यूजेज को ऑप्टिमाइज करके, ना कि कॉस्ट को बढ़ा देता है, तो बी भी नहीं होगा। सी कर रहा है कि टू रन मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन अ सेम फिजिकल सर्वर, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए यही कह रहा था ना कि मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम को सेम फिजिकल सर्वर पे आप रन कर सकते हैं, ये हमारा करेक्ट डेफिनेशन है सर्वर वर्चुअलाइजेशन का। और डी कर रहा है कि इंक्रीज द ओवरहेड ऑफ पावर कंजम्पशन, बिल्कुल गलत, ये रिड्यूस करता है पावर कंजम्पशन को। तो देख सकते हैं आप ऑप्शन ए तो नहीं होगा क्योंकि हम लोग मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम को सिंगल सर्वर पे रन करते हैं। बी नहीं होगा क्योंकि ऑनरशिप कम, कॉस्ट कम करता है। ठीक है, ऑप्शन सी सही आंसर होगा इसका। अगला सवाल है क्लाउड कंप्यूटिंग में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। देखिए डाटा सिक्योरिटी इंश्योर करना, प्राइवेसी इंश्योर करना, ये सबसे बड़ा कंसर्न है क्लाउड कंप्यूटिंग का, यही आंसर होगा। अवेलेबिलिटी, देखिए इंपॉर्टेंट तो है लेकिन बहुत सारे क्लाउड प्रोवाइडर जो है अवेलेबिलिटी सॉल्यूशन आसानी से प्रोवाइड करते हैं। प्राइसिंग की बात करें तो कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग मॉडल अवेलेबल है मार्केट में। इंटरऑपरेबिलिटी की बात करें तो चैलेंज तो है लेकिन सिक्योरिटी और प्राइवेसी जो है कंसर्न सबसे ज्यादा क्रिटिकल है। आपसे क्रिटिकल कंसर्न बोला जा रहा है तो हमारा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी आंसर होगा। स्मार्टफोन में जो बटन फिंगरप्रिंट को रीड करता है वो कैसा ऐड करता है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। देखिए फिंगरप्रिंट सेंसर जो होता है वो बायोमेट्रिक डेटा रीड करता है जो कि इनपुट फंक्शन है, तो इनपुट डिवाइस आंसर होगा। आउटपुट नहीं होगा क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन तो डिस्प्ले कर नहीं रहा है। ठीक है, तो ALU भी नहीं होगा क्योंकि प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने में इन्वॉल्व है लेकिन इनपुट आउटपुट फंक्शन से रिलेटेड नहीं है, दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में? इट इज एन एक्सटेंसिबल कोड। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है मॉडिफिकेशन और एक्सटेंशन को अलाउ करता है। ठीक है, तो ये नॉट ट्रू कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो ये तो सही स्टेटमेंट है ना, तो ये नहीं, ये गलत होगा। ठीक है, इट रिड्यूसेस द प्रोजेक्ट कॉस्ट, ऑब्वियसली टिपिकली रिड्यूस कॉस्ट क्योंकि फ्री होता है यूज करने, मॉडिफाई करने में, तो कॉस्ट तो कम होगा ही होगा। लेस डिपेंडेंसी ऑन इन हाउस एक्सपर्टाइज, देखिए इसमें आपको इन हाउस एक्सपर्टाइज चाहिए, कस्टमाइजेशन और मेंटेनेंस के लिए आपको एक्सपर्टाइज तो चाहिए, तो ये स्टेटमेंट गलत है। लेस डिपेंडेंसी नहीं होगा, मोर डिपेंडेंसी होगा, तो यही हमारा आंसर होगा। और डी का रहा है कि न्यू वर्जन विल कम रैपिडली, ऑब्वियस बात है, ओपन सोर्स कम्युनिटी फ्रीक्वेंटली अपडेट करते हैं, नए वर्जन को रिलीज करते हैं, तो ये तो नहीं होगा, ये तो गलत, ये तो हमारा सही है, मतलब गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है इस क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में। दोस्तों यदि आपको ये सीरीज पसंद आ रही हो तो एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि आपके द्वारा किसी और का भी भला हो जाए और ये वीडियो और भी लोग देख पाएं और भी ITDB के एस्पिरेंट इस वीडियो का एक्सेस ले पाएं और अपने प्रिपरेशन को अच्छा कर पाएं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि सॉफ्टवेयर जो कि डाउनलोडेबल हो इंटरनेट में नो कॉस्ट में, उसको क्या बोलते हैं? स्पाईवेयर मेलिशियस सॉफ्टवेयर होता है जो कि स्पाइस करता है यूजर एक्टिविटी में, इसको ये नहीं होगा। शेयरवेयर से, देखिए मैं एक क्वेश्चन के थ्रू आपको 4 कंसेप्ट समझा रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैंने सीधा आंसर बताया और आगे बढ़ गया, नहीं, मैं आपको एक एक चीज का मतलब बताऊंगा। स्पाईवेयर का मतलब क्या होता है? मेलिशियस सॉफ्टवेयर। ठीक है, शेयरवेयर का मतलब क्या होता है? जो सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है फ्री, नाम रखा गया है शेयर, तो फ्री शेयर किया जाए लेकिन इसको पेमेंट चाहिए कंटिन्यूड यूज के लिए, मतलब शुरू में तो आपको फ्री दे दिया लेकिन फिर आपको ज्यादा यूज करना है तो उसको आपको पैसा लेगा, उसको शेयरवेयर बोलते हैं। फ्रीवेयर क्या होता है कि जिसमें कोई कॉस्ट ही नहीं है, ठीक है, लेकिन कुछ लिमिटेशन होता है, इसका सही जवाब होगा फ्रीवेयर। एडवेयर क्या होता है कि एडवर्टाइजिंग के द्वारा जो सॉफ्टवेयर सपोर्ट होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मोस्ट पॉपुलर वेब ब्राउजर है एज ऑन डेट? क्रोम,
तो ये क्रोम सबसे ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली बात है क्रोम ही आंसर होगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर है, फायरफॉक्स है, सफारी है, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्रोम सबसे ज़्यादा है। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा एक तरह का एपीआई नहीं है? ओपन एपीआई, टोकन एपीआई। ओपन एपीआई क्या होता है कि पब्लिकली एपीआई एप्लीकेबल होता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। टोकन एपीआई ये एक रिकॉग्नाइजेबल टाइप ऑफ एपीआई नहीं है, तो यही आंसर होगा हमारा। पार्टनर एपीआई, तो ये स्पेसिफिक बिजनेस पार्टनर के साथ हम इसे शेयर करते हैं, तो ये भी हमारा एपीआई का टाइप है। इंटरनल एपीआई की बात करें तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसको यूज करते हैं। तो देखिए ओपन एपीआई होगा, पार्टनर एपीआई होगा, ये तीनों के तीनों पार्ट है। आपसे नॉट पूछ रहा है ना, तो टोकन एपीआई हमारा आंसर होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, डैश जनरेशन लैंग्वेज आर यूज फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कौन से लैंग्वेज को यूज करते हैं? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। देखिए याद रखिएगा, मैं की पॉइंट आपको समझा देता हूं। सेकंड है हमारा असेंबली लैंग्वेज, थर्ड है हमारा हाई लेवल प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज, जिसको जैसे कि सी हो गया, कोबॉल हो गया, ये सब हमारे हाई लेवल प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज है। जो हमारा फोर्थ जनरेशन है वो डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज जैसे कि एसक्यूएल हो गया, और जो फिफ्थ जनरेशन है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडवांस कंप्यूटर यूज करते जैसे प्रोलॉग या लिस्प हो गया। ठीक है, तो ये याद रहेगा ना आपको। सेकंड जनरेशन असेंबली लैंग्वेज, थर्ड जनरेशन हाई लेवल प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज, फोर्थ जनरेशन डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज, फिफ्थ जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो मैंने आपको एक एक पॉइंट रिवाइज करवा दिया इसके माध्यम से। तो इसका सही जवाब क्या होगा? फिफ्थ जनरेशन होगा। मोस्ट कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज इन हाई एंड कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर इज। आपको ये बताना है कि जो सुपर कंप्यूटर और हाई एंड कंप्यूटर होते हैं उसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है? यूनिक्स एंड यूनिक्स बेस्ड। तो यूनिक्स और यूनिक्स बेस्ड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। विंडो नहीं हो पाएगा, सुपर कंप्यूटर में विंडो कम यूज होता है। मैकिंटोश, मैक ओएस प्राइमरली पर्सनल कंप्यूटर में यूज होता है। एंड्रॉइड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंप्यूटर में यूज नहीं करते। तो ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? यूनिक्स और यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, यही यूज होता है। इनमें से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? लिनक्स, पाइथन, एडोब पीडीएफ, माईएसक्यूएल। तो लिनक्स जो है एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर हमारा पाइथन भी एक तरह का ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, एडोब पीडीएफ कोई ओपन सोर्स नहीं है, लेकिन प्रोप्राइटरी एडोब के द्वारा फॉर्मेट दिया गया है, तो इसका आंसर यही होगा, एडोब पीडीएफ। माईएसक्यूएल एक ओपन सोर्स आरडीबीएमएस है। देखिए लिनक्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। पाइथन क्या है? हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उसके बाद ये हमारा जो माईएसक्यूएल दिखा है क्या है? आरडीबीएमएस है। द मोस्ट कॉमन रीजन फॉर सबनेटिंग अ नेटवर्क। हम किसी नेटवर्क को सबनेट क्यों करते हैं? पहला ऑप्शन कर रहा है टू कंट्रोल नेटवर्क ट्रैफिक। देखिए सबनेटिंग से क्या होता है कि ट्रैफिक कंट्रोल होता है और इंप्रूव होता है हमारा नेटवर्क परफॉर्मेंस, तो ये तो सही आंसर है। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है हमारा कि टू रिड्यूस आईपी एड्रेसिंग नंबर। आईपी एड्रेस, देखिए सबनेटिंग क्या करता है ना कि हमारे लार्ज नेटवर्क को छोटे पार्ट में सेगमेंट करता है। ठीक है, तो ताकि हमारा सब नेटवर्क मैनेजेबल हो सके। टू मैनेज हब, तो हब हमारा सबनेटिंग से रिलेटेड है नहीं, नन ऑफ द हब तो होगा नहीं। तो प्राइमरी रीजन ये होता है सबनेटिंग करने का कि हम नेटवर्क ट्रैफिक को कंट्रोल करें। ऑप्शन नंबर ये हमारा सही जवाब है। अगला सवाल है, अब वीपीएन कैन प्रोवाइड सिक्योर रिमोट एक्सेस थ्रू। कोई वीपीएन जो होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है, वो सिक्योर रिमोट एक्सेस कैसे प्रोवाइड करता है? डायल-अप कनेक्शन, तो देखिए आउटडेटेड और इनसिक्योर मेथड है डायल-अप कनेक्शन। दूसरा कह रहा है एडिंग अ स्विच एज द कस्टमर प्लेस, तो देखिए ये रेलेवेंट नहीं है वीपीएन सिक्योरिटी से। इंक्रिप्शन, यस, देखिए सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन ओवर वीपीएन होता है इंक्रिप्शन के माध्यम से। ठीक है, नन ऑफ द तो होगा नहीं, तो सही जवाब क्या है इसका? ऑप्शन नंबर सी, इंक्रिप्शन। हाउ मेनी लेयर आर देयर इन ओएसआई प्रोटोकॉल फॉर इंटरनेट। तो याद रखिएगा ओएसआई में 7 लेयर होते हैं। कौन कौन से 7 लेयर होते हैं? फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। प्लीज रिमेंबर दिस पार्ट। ओएसआई मॉडल के अंदर 7 लेयर होते हैं। ये पूछा जाता है कौन कौन से लेयर होते हैं, इसका जवाब आप आसानी से दे सकते हैं, राइट। तो ओएसआई में हमारा कितने लेयर होते हैं? 7 लेयर होते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब बात करते हैं कि इनमें से कौन सा डिवाइस होता है जो कि लैन को इंटीग्रेट करता है ताकि वैन बन सके। लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क। बता सकते हैं कौन सा डिवाइस इंटीग्रेट करता है? रूटर, स्विचेस, हब और ब्रिज। अब मैं आपको चारों के बारे में थोड़ा समझा देता हूँ। देखिए रूटर क्या करता है? मल्टीपल लैन को कनेक्ट करता है और ट्रैफिक को डायरेक्ट करता है जिससे वैन बने, तो आंसर रूटर ही होना चाहिए। स्विच क्या होता है? एक सिंगल लैन के अंदर ऑपरेट होता है। हब क्या होता है? एक बेसिक डिवाइस होता है जो कि मल्टीपल कंप्यूटर को एक लैन में कनेक्ट करता है, वैन के लिए इसको यूज नहीं किया जाता। और ब्रिजेस क्या होते हैं? 2 लैन को कनेक्ट करते हैं लेकिन वैन नहीं बनाते। समझ में आ रहा है? तो स्विच एक लैन के अंदर ही पार्ट होगा। हब क्या होगा? मल्टीपल कंप्यूटर को एक लैन से कनेक्ट करेगा। ब्रिज क्या करेगा? 2 लैन को कनेक्ट करेगा लेकिन मल्टीपल वैन में यूज नहीं होगा। लेकिन रूटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि इंटीग्रेशन को इनेबल करता है, लैन को वैन बनाता है। कौन सा टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है वीपीएन में ताकि प्राइवेसी को इंश्योर करें? हैशिंग। हैशिंग क्या होता है? डेटा इंटीग्रिटी के लिए यूज होता है लेकिन वीपीएन के प्राइवेसी के लिए यूज नहीं होता। दूसरा है हमारा ट्रैफिक इंक्रिप्शन, बिल्कुल सही बात है। तो डेटा को यदि इंक्रिप्ट करना है ताकि प्राइवेसी हो वीपीएन में, उसके लिए हम लोग ट्रैफिक इंक्रिप्शन को यूज करते हैं। फायरवॉल, फायरवॉल हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, अनऑथराइज्ड एक्सेस को ब्लॉक करता है लेकिन डेटा इंक्रिप्ट नहीं करता। क्वेश्चन का मेन बात समझिए, वो कर रहा है इंश्योर प्राइवेसी, यानी डेटा इंक्रिप्शन की बात हो रही है, तो ट्रैफिक इंक्रिप्शन ही सही आंसर होगा। स्विचिंग की यदि हम बात करें तो स्विचिंग भी हमारा डेटा फॉरवर्डिंग से रिलेटेड है नेटवर्क में, लेकिन प्राइवेसी से रिलेटेड नहीं है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ट्रैफिक इंक्रिप्शन।
अगला सवाल है, इनमें से कौन सा केबल हमें हाईएस्ट डेटा ट्रांसमिशन स्पीड प्रोवाइड करेगा? ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर हमें हाईएस्ट डेटा ट्रांसमिशन स्पीड प्रोवाइड करता है क्योंकि लाइट बेस्ड डेटा ट्रांसमिशन होता है। ट्विस्टेड पेयर कैप्टर लैन में यूज होता है लेकिन ऑप्टिकल फाइबर से स्लो होता है। कोएक्सियल केबल, ये केबल टेलीविजन के लिए यूज होता है, इंटरनेट के लिए यूज होता है लेकिन ऑप्टिकल फाइबर से स्लो होता है। ईथरनेट केबल मतलब ट्विस्टेड पेयर कैप्टर पेयर को कहते हैं लेकिन ऑप्टिकल फाइबर से स्लो होता है। तो सही जवाब है इसका ऑप्टिकल फाइबर। अगला सवाल है, डायल अप लाइन विद 2 कंप्यूटर इज कनेक्टेड बाय। मान लीजिए 2 कंप्यूटर है और उसके इसमें डायल अप लाइन है, उसको कैसे कनेक्ट करेंगे? हाउ विल यू कनेक्ट डायल अप लाइन विद 2 कंप्यूटर? मॉडम। मॉडम क्या करता है, हमारे डिजिटल डेटा को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है और वाइस वर्सा डायल अप कनेक्शन के लिए। तो यही सही जवाब होगा। रूटर क्या होता है कि आप डेटा ट्रैफिक को डायरेक्ट कर सकते हैं अलग अलग नेटवर्क में, डायल अप कनेक्शन के लिए यूज नहीं होता। स्विचेस क्या होता है, स्विचेस एक लैन के अंदर ऑपरेट होता है ताकि मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट कर सकें। हब क्या होता है, एक बेसिक नेटवर्किंग डिवाइस एक लैन के अंदर, डायल अप कनेक्शन के लिए यूज नहीं होता। तो यदि आपको डायल अप कनेक्शन मिले तो आप मॉडम जवाब देंगे, ठीक है। तो 2 कंप्यूटर के बीच में डायल अप कनेक्शन को कनेक्ट करने के लिए हम लोग मॉडम का यूज करते हैं। इन डैश कनेक्टिविटी द सब्सक्राइबर हैज टू पे द फुल चार्ज इरेस्पेक्टिव ऑफ द यूजेस। तो यूजेस आप कितना भी करें आपको फुल चार्ज देना है। डायल अप, ब्रॉडबैंड, लीज लाइन, वाईफाई। सही जवाब क्या है इसका? देखिए डायल अप में क्या होता है कि चार्ज जो होता है ना यूजेस पे डिपेंड करता है। ब्रॉडबैंड में क्या होता है, चार्ज फिक्स होगा लेकिन डेटा लिमिट होता है। लीज लाइन में क्या होता है, सब्सक्राइबर एक फिक्स अमाउंट पे करेगा डेडिकेटेड कनेक्शन के लिए चाहे यूजेस कितना भी हो। इसका सही जवाब है लीज लाइन। वाईफाई में क्या होता है, ब्रॉडबैंड से एसोसिएटेड होता है और वेरिएबल चार्ज होता है। इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज लीज लाइन। नंबर को आप कंप्यूटर पर यूज करते हैं इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए। मैक नंबर की बात करें तो मैक नंबर क्या होता है, मैं थोड़ा मैक नंबर के बारे में आपको बता दूं। मैक नंबर एक यूनिक हार्डवेयर आइडेंटिफायर होता है नेटवर्क इंटरफेस के लिए, ये इंटरनेट कनेक्शन के लिए यूज नहीं होता है। पोर्ट की बात करें तो पोर्ट स्पेसिफिक पर्पस या सर्विसेज के लिए यूज होते हैं, बेसिक इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए यूज नहीं करते हैं। आईपी यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये एड्रेस रिक्वायर होता है ताकि आप इंटरनेट से कनेक्ट हो सके, यही आंसर होगा। सबनेट की बात करें तो सबनेट हमारा आईपी एड्रेस का पार्ट होता है लेकिन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं होता है कनेक्टिविटी के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। द डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क। अलग अलग नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए कौन से डिवाइस को यूज करते हैं? स्विच। स्विच दोस्तों डिवाइस को कनेक्ट करता है सेम नेटवर्क के अंदर। आपको यहाँ अलग अलग नेटवर्क का बात की जा रही है। हब, हब एक बेसिक डिवाइस होता है जो कि मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट करता है लैन में, ठीक है। देखिए सेम नेटवर्क रहे, एस से स्विच में एस वर्ड है और यहाँ पे है सेम, एस से स्विच, एस से सेम नेटवर्क के अंदर डिवाइस कनेक्ट करना है, स्विच यूज कर लीजिए। हब क्या होता है, यदि लैन में मल्टीपल डिवाइस कनेक्ट करना है तो हब यूज कर लीजिए। रूटर अभी मैंने एक और क्वेश्चन लिया था जिसमें बताया था आपको कि अलग अलग नेटवर्क को कनेक्ट करना है, ट्रैफिक को डायरेक्ट करना है तो रूटर का यूज कीजिए। और मॉडम सिग्नल को कन्वर्ट करता है इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए। अगला सवाल है, L2TP इज अ सिक्योर प्रोटोकॉल ओवर। तो देखिए इथरनेट क्या होता है, एक नेटवर्क टेक्नोलॉजी है लोकल एरिया नेटवर्क के लिए, लेकिन L2TP से रिलेटेड नहीं है। वाईफाई दोस्तों वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी है, ये भी L2TP से रिलेटेड है। लेकिन जो VPN होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जहां पे L2TP कॉमनली यूज किया जाता है सिक्योर कनेक्शन के लिए। और LAN तो आप जानते ही है लोकल एरिया नेटवर्क होता है, एक जनरल टर्म होता है नेटवर्क के लिए। पहला सवाल, VPN सर्वर डज नॉट रिक्वायर IP नंबर, ट्रू और फॉल्स? तो ये स्टेटमेंट गलत है। देखिए ट्रू नहीं होगा क्योंकि VPN सर्वर में आपको एक IP एड्रेस तो चाहिए ताकि आप नेटवर्क आइडेंटिफाइबल हो सके और IP एड्रेस बहुत जरूरी होता है VPN सर्वर के लिए। डायल अप कनेक्टिविटी इज ऑलवेज अ चीप इरेस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफर, ट्रू और फॉल्स? ये भी गलत है। देखिए डायल अप कनेक्टिविटी एक्सपेंसिव हो जाता है यदि डेटा ट्रांसफर ज़्यादा होता है क्योंकि टाइम बेस्ड चार्जेस लगते हैं इसमें, ठीक है। और जैसे जैसे कॉस्ट बढ़े, जितना डाटा ट्रांसफर करेंगे उतना कॉस्ट बढ़ेगा। लैन कनेक्शन फॉर अ प्रिंटर इज नॉट अ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि लैन कनेक्शन जो प्रिंटर का होता है ना वो इंटीग्रेटेड नेटवर्क पोर्ट यूज करेगा, मॉड्यूल यूज करेगा, लेकिन कोई सेपरेट NIC यूज नहीं करेगा, ठीक है। अब दोस्तों सवाल है कि 100 Bps डेटा रेट कैन बी अचीव ओवर लैन, क्या कर सकते हैं क्या? सही है। इथरनेट लैन कॉमनली जो है 100 Mbps डेटा को कनेक्ट करता है, हायर स्पीड रेट को कनेक्ट करता है, ठीक है। हॉट जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये गलत है। देखिए हॉट जावा एक्चुअली वेब ब्राउजर है जो कि सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा डेवलप किया गया ताकि जावा एप्लेट को रन कर सकें, ठीक है, याद रखिएगा। ISDN B चैनल इज 56 kbps, 64 kbps, 128 kbps, 23 kbps। तो ISDN B चैनल जो है सनराइज होता है 64 kbps में, ठीक है। तो सही जवाब क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो याद रखिएगा कि यदि 2 ISDN B चैनल होगा तब 128 kbps प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ISDN बेसिक रेट इंटरफेस इज ऑफन कॉल्ड 23B+D, ट्रू और फॉल्स? ये सही है क्योंकि 23B+D का मतलब ISDN का प्राइमरी रेट इंटरफेस को PRI बोलते हैं नॉर्थ अमेरिका में, को नॉट बेसिक रेट इंटरफेस, BRI नहीं, ठीक है। तो याद रखिएगा 23B+D ISDN का ये पार्ट सही है। ATM नेटवर्क ट्रांसमिट फिक्स साइज ऑफ 53 ऑक्टेट सेल, ये स्टेटमेंट सही है क्या? देखिए ATM का मतलब होता है एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड, वो ATM की बात नहीं हो रही है। ये फिक्स साइज सेल यूज करता है 53 बाइट्स का,
ठीक है। द अपलिंक एंड डाउनलिंक ऑफ KU बैंड इज 6 to 4 GHz। ये स्टेटमेंट गलत है कि KU बैंड टिपिकली ऑपरेट होता है हायर फ्रीक्वेंसी पे अलॉन्ग 14 to 12 GHz फॉर अपलिंक और डाउनलिंक। VSAT कैन बी यूज फॉर इंटरैक्टिव डिस्टेंस लर्निंग। तो VSAT का फुल फॉर्म होता है वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। इसको हम लोग बहुत सारे कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए यूज करते हैं, इसके अंदर इंटरैक्टिव डिस्टेंस लर्निंग भी आता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। डैश प्रोवाइड अ डिस्क्रीट पैकेट डिलीवरी सर्विस फॉर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के लिए डिस्क्रीट पैकेट डिलीवरी कौन प्रोवाइड करेगा? तो TCP देखिए क्या होता है, TCP हमें एक रिलायबल कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस प्रोवाइड करता है, लेकिन डिस्क्रीट नहीं प्रोवाइड करता। IP आप जानते हैं कि ये रूटिंग और एड्रेसिंग को हेल्प करता है, डिस्क्रीट पैकेट डिलीवरी से नहीं है। UDP क्या होता है? ये सही आंसर होगा, ये कनेक्शन लेस डिस्क्रीट पैकेट डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड करता है। और ARP का फुल फॉर्म होता है एडवांस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। इसको हम लोग यूज़ करते हैं IP को मैपिंग के लिए टू फिजिकल MSC। तो ऑप्शन नंबर D C सही है। क्वालिटी ऑफ सर्विस इज डील बाय द डैश लेयर ऑफ TCP IP। कौन सा लेयर है? TCP का IP का भी 4 लेयर होता है। तो एप्लीकेशन लेयर में क्या होता है कि हाई लेवल प्रोटोकॉल से डील करता है, जो कि क्वालिटी ऑफ सर्विस से रिलेटेड नहीं है। ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होता है? ये क्वालिटी ऑफ सर्विस से रिलेट करता है TCP से प्रोटोकॉल से। नेटवर्क लेयर क्या करता है? रूटिंग और फॉरवर्डिंग को मैनेज करेगा, लेकिन ये भी क्वालिटी ऑफ सर्विस से डील नहीं करता। और डाटा लिंक क्या होता है? फिजिकल एड्रेसिंग और एरर डिटेक्शन से लिंक होता है। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ट्रांसपोर्ट लेयर। कितने लेयर होते हैं TCP IP में? 4 लेयर होते हैं। एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट और नेटवर्क इंटरफेस, ये 4 लेयर होते हैं। और OSI में 7 लेयर होते थे, आपको याद होगा। IP एड्रेस डिफॉल्ट सबनेट मास्क इज, तो देखिए इसका सही जवाब है 255.0.0.0, क्योंकि डिफॉल्ट सबनेट मास्क IP एड्रेस का यही होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश एड्रेसिंग सिस्टम इज क्लासलेस एंड डज नॉट हैव सबनेट मास्किंग। पहला है CIDR। CIDR का फुल फॉर्म होता है क्लासलेस इंटर डोमेन रूटिंग। तो ये क्या करता है? ये प्रीफिक्स को यूज करता है ताकि नेटवर्क को डिफाइन कर सके, और पार्ट को होस्ट करता है बिना ट्रेडिशनल सबनेट मास्क का। ये सही है। क्लासफुल नहीं होगा, प्राइवेट भी नहीं होगा। प्राइवेट का मतलब कि IP एड्रेस का एक रेंज होता है, लेकिन एड्रेसिंग सिस्टम नहीं होता। आपको एड्रेसिंग सिस्टम के बारे में बोला जा रहा है। और लास्ट का रहा है पब्लिक भी नहीं होगा, राइट। तो पब्लिक इनकरेक्ट है, क्योंकि IP एड्रेस को रेफर करता है जो कि रूटेबल होता है इंटरनेट में। तो सही जवाब क्या है इसका? इसका सही जवाब है क्लासफुल। अगला सवाल है डैश ऐसा SDLC मॉडल मस्ट स्पेसिफाई द इंटायर सिस्टम। कौन सा SDLC मॉडल है जो कि पूरे के पूरे सिस्टम को स्पेसिफाई करे? वाटरफॉल करेक्ट है, क्योंकि ये जो वाटरफॉल मॉडल होता है ना, इसमें कॉम्प्रिहेंसिव स्पेसिफिकेशन चाहिए इंटायर सिस्टम का, इससे पहले कि डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। एक होता है प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप गलत है, क्योंकि ये मॉडल फोकस करता है कि हम प्रोटोटाइप क्रिएट करें और उसे रिफाइन करें यूजर फीडबैक पे। स्पाइरल भी गलत है, क्योंकि ये मॉडल इटरेटिव, देखिए जब भी ये वर्ड आपको दिखे ना इटरेटिव डेवलपमेंट, तो वहाँ पे स्पाइरल यूज कीजिए। प्रोटोटाइप कब यूज करेंगे? प्रोटोटाइप यूज करना, बनाना, और तब फिर उसको फीडबैक के बेसिस पे रिफाइन करना। और लास्ट है इंक्रीमेंटल। इंक्रीमेंटल में यहाँ पे क्या है? मस्ट स्पेसिफाई द इंटायर सिस्टम, ठीक है। तो इंक्रीमेंटल में क्या होता है कि ये सिस्टम को इंक्रीमेंट में डेवलप करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट इनिशियल स्पेसिफिकेशन, यहाँ पे कह रहा है कंप्लीट इनिशियल स्पेसिफिकेशन, तो वो होगा हमारा वाटरफॉल। तो आप देख सकते हैं SDLC मॉडल का आपको डेफिनेशन भी क्लियर हो गया। वाटरफॉल, प्रोटोटाइप, स्पाइरल, इंक्रीमेंटल एक्सेट्रा। एक जो सिंपल वर्जन होता है सॉफ्टवेयर जो डेवलप किया जाता है, ये जानने के लिए यूजर का रिएक्शन क्या होगा, उसको क्या बोलते हैं? मतलब एक छोटा सा सॉफ्टवेयर जिसको डेवलप किया गया यूजर के रिएक्शन जानने के लिए, उसको क्या बोलेंगे? प्रोटोटाइप, बीटा वर्जन, अल्फा वर्जन, मॉकअप, उसको प्रोटोटाइप बोलते हैं। प्रोटोटाइप एक प्रिलिमिनरी वर्जन होता है सॉफ्टवेयर का, जिसके माध्यम से हम फीडबैक गैदर करते हैं यूजर से। बीटा वर्जन नहीं होगा, क्योंकि लेटर स्टेज होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का। अल्फा वर्जन भी नहीं होगा, क्योंकि अर्ली वर्जन होता है। मॉकअप भी गलत है, क्योंकि स्टैटिक रिप्रेजेंटेशन होता है। लोअर मैनेजमेंट इज जनरली कंसर्न विद रैश इन्फॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। यानी जो हमारा लोअर मैनेजमेंट होता है वो किस तरह की जानकारी से कंसर्न होता है डिसीजन मेकिंग के लिए। स्ट्रेटजिक गलत है, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट के लिए स्ट्रेटजिक होता है, जो कि लॉन्ग टर्म गोल और प्लानिंग पे फोकस होता है। टैक्टिकल भी गलत है, मिडिल मैनेजमेंट के लिए होता है, जिसका फोकस होता है इंप्लीमेंटेशन, स्ट्रेटजी एंड प्लान। ऑपरेशनल सही है। लोअर मैनेजमेंट जो है डे टू डे ऑपरेशन से रिलेटेड है, रूटीन परफॉर्मेंस से रिलेटेड है डिसीजन मेकिंग के लिए। एग्जीक्यूटिव भी गलत होगा, क्योंकि हाई लेवल मैनेजमेंट से रिलेटेड है। स्ट्रेटजिक इन्फॉर्मेशन इज यूज प्राइमरीली बाय ऑपरेशनल मैनेजर, मिडिल मैनेजर, टॉप। अभी मैंने बताया आपको कि ऑपरेशनल मैनेजर जो है इनकरेक्ट है, क्योंकि ऑपरेशनल इन्फॉर्मेशन पे रिलाई करते हैं। मिडिल मैनेजर जो है टेक्निकल इन्फॉर्मेशन। ये कीवर्ड याद रख लीजिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ऑपरेशनल मैनेजर ऑपरेशनल इन्फॉर्मेशन, मिडिल मैनेजर टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, टॉप मैनेजमेंट स्ट्रेटजिक इन्फॉर्मेशन, IT स्टाफ टेक्निकल एस्पेक्ट। समझ में आया? तो जब भी स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट बोलेगा तो आप टॉप मैनेजमेंट को जाइए, जब भी आपको बोलेगा टेक्निकल इन्फॉर्मेशन तो आप चले जाइए मिडिल मैनेजर के पास। कौन सा स्टेटमेंट सही है रिगार्डिंग द स्टैंडर्ड यूज इन इंटरनेट पे जो स्टैंडर्ड यूज होता है? तो पहला कह रहा है कि द स्टैंडर्ड यूज ऑन इंटरनेट आर ओपन, प्रोप्राइटरी, सीक्रेट, आउटडेटेड। तो देखिए जो स्टैंडर्ड यूज होता है वो ओपन होता है, जैसे IETF हो गया। तो ये इंश्योर करता है इंटर ऑपरेबिलिटी एंड ग्लोबल कम्युनिकेशन। केस टूल क्या प्रोवाइड करता है? केस का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, टूल फॉर मैनेजिंग नेटवर्क सिक्योरिटी, टूल फॉर कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप ऑफ प्रोग्रामर, टूल फॉर डिजाइनिंग कंप्यूटर हार्डवेयर, टूल फॉर पर्सनल प्रोडक्टिविटी इंस्टॉलमेंट। तो सही जवाब क्या है इसका?
देखिए इसका सही जवाब है केस टूल हमें बहुत सारा सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है ताकि टीम ऑफ प्रोग्रामर को हेल्प कर सके कि वो एफिशिएंटली काम करे। तो बी नंबर सही होगा इसका। थर्ड का रहा है इनमें से कौन सा टास्क सही है क्रिटिकल पाथ में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब देखिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आप पढ़े होंगे, उसमें एक आता है क्रिटिकल पाथ। तो क्रिटिकल पाथ के बारे में क्या होता है, सही है। तो कहा रहा है कि क्रिटिकल पाथ में जो टास्क होता है उसको आप डिले कर सकते हैं बिना प्रोजेक्ट को इंपैक्ट किए हुए। फिर कहा जा रहा है कि जो क्रिटिकल पाथ में टास्क होता है उसको कंप्लीट कर सकते हैं समय पे ताकि प्रोजेक्ट पे डिले अवॉइड कर सके। मतलब टाइम पे आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करना ही करना है ताकि जो प्रोजेक्ट का डिले है उसको अवॉइड कर सके। सी का रहा है कि क्रिटिकल पाथ के टास्क को आप रीअसाइन कर सकते हैं आसानी से बिना किसी इंपैक्ट का। और डी का रहा है कि जो क्रिटिकल पाथ का टास्क है वो नॉन एसेंशियल है। हाँ, ये तो हो ही नहीं सकता। बी याद रखिए, आपको टाइम प्रोजेक्ट को डिले को अवॉइड करना है तो क्रिटिकल नाम ही रखा गया ना क्रिटिकल। क्रिटिकल पाथ का मतलब वैसा टास्क जिसको हमारे प्रोजेक्ट के टाइमलाइन को डायरेक्टली अफेक्ट करेगा। यदि ऐसे टास्क को आप डिले कीजिएगा तो इंटायर प्रोजेक्ट आपका डिले हो जाएगा। समझ में आया? ये क्रिटिकल पाथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गैंट चार्ट क्या शो करता है? इंटरडिपेंडेंसी ऑफ टास्क, एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द टास्क, मार्केट ट्रेंड। देखिए गैंट चार्ट एक विजुअल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल होता है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एक विजुअल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है जो कि इलस्ट्रेट करता है किसी टास्क का स्टार्टिंग और फिनिशिंग डेट और वो आपस में कैसे टास्क इंटरडिपेंडेंट है। कौन सा सिस्टम होता है जो कि हमारे मैनेजमेंट के रिक्वायरमेंट को मीट करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में? ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, एक्सपर्ट सिस्टम। सही जवाब है इसका ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। देखिए ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम आपके डे टू डे ऑपरेशन को हैंडल करेगा और ये क्रूशियल होता है मैनेजमेंट को कि वो स्मूथ फंक्शनिंग और बिजनेस ऑपरेशन को इंश्योर करे। करेक्ट आंसर क्या है? ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। अगला सवाल है व्हाट डज अ गैंट चार्ट नॉट शो? टास्क ड्यूरेशन, टास्क स्टार्ट एंड एंड डेट, टास्क प्रोग्रेस, प्रेसिडेंट रिलेशनशिप अमाउंट टास्क। क्या गैंट चार्ट नहीं शो करेगा? ठीक है, स्टार्ट एंड एंड डेट शो करेगा, प्रेसिडेंशियल रिलेशनशिप शो करेगा। ठीक है, प्रेसिडेंशियल नहीं शो करेगा। प्रेसिडेंशियल रिलेशनशिप मतलब कौन आगे है कौन पीछे है ये नहीं बताता है। ठीक है, तो गैंट चार्ट आपको टाइमलाइन शो करता है, प्रोग्रेस शो करता है, लेकिन ये आपके टास्क इंडिपेंडेंसी को एक्सप्लिसिट नहीं शो नहीं करता। तो टास्क गैंट चार्ट क्या नहीं शो करता? स्टार्ट बताएगा, एंड डेट बताएगा टास्क का, लेकिन प्रेसिडिंग रिलेशनशिप नहीं बताएगा। ये हमें पर्ट और सीपीएम से पता चलता है। ठीक है, इनमें से कौन सा टूल जो है क्रिटिकल एक्टिविटी शो करेगा प्रोजेक्ट का? गैंट चार्ट, पर्ट, स्प्रेडशीट, कैलेंडर। सही जवाब है पर्ट। पर्ट हमें क्रिटिकल एक्टिविटी रहता है। पर्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। पर्ट चार्ट को यूज करते हैं ताकि हम एनालाइज कर सकें, रिप्रेजेंट कर सकें जो भी टास्क हमें इन्वॉल्व होता है प्रोजेक्ट को कंप्लीशन में। खासकर क्रिटिकल पाथ पे इसका फोकस ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कि हेल्प करता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज में? वर्ड प्रोसेसर, डेटाबेस, एमएस प्रोजेक्ट, ईमेल क्लाइंट। सही जवाब है इसका एमएस प्रोजेक्ट। एमएस प्रोजेक्ट एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जो कि प्लानिंग, स्केड्यूलिंग, प्रोजेक्ट को मैनेजमेंट में हेल्प करता है। ये टूल प्रोवाइड करता है टास्क को मैनेज करने के लिए, रिसोर्स को मैनेज करने के लिए, टाइमलीनेस को मैनेज करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रेसिडेंस की बात करें, पर्ट चार्ट। ठीक है, एमएस प्रोजेक्ट एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया है जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हमें हेल्प करता है। एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम एक सिस्टम के एक पार्ट को बिल्ड करते हैं और उसको यूजर को दे देते हैं, जो कि यूजर फिर स्पेसिफाई करता है दूसरे पार्ट को और ऐसे करके बढ़ता है। तो ये अप्रोच कौन से मॉडल में आता है? यानी कि टीम ने एक पार्ट सिस्टम का हिस्सा बनाया और उसको यूजर को दे दिया और यूजर ने दूसरा पार्ट स्पेसिफाई किया और ऐसे करके आगे बढ़ता रहा। ये वाटरफॉल है या प्रोटोटाइप है या स्पाइरल है, इसको प्रोटोटाइप बोलते हैं। प्रोटोटाइप मॉडल में क्या होता है कि आप प्रीलिमिनरी वर्जन बनाते हैं, पूरा वर्जन। वाटरफॉल में क्या था याद है ना कि आप शुरुआत में ही सब कुछ बोल देते हैं कि हाँ सिस्टम मेरा ऐसा बनेगा। यहाँ तो वैसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे हम सिस्टम का एक हिस्सा बना रहे हैं, राइट। फिर उसको हम चेक करेंगे कि सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसमें कुछ रिफाइनिंग की जरूरत है कि नहीं है। यूजर का एक्सपीरियंस लिया जाएगा, यूजर बोलेगा कि नहीं ये चीज़ सही नहीं है तो फिर उसको फिर से कुछ चेंज किया जाएगा। इसको बोलते हैं प्रोटोटाइप मॉडल। अब देखिए सवाल है कि व्हाट इफ इंफॉर्मेशन ऑफ द शॉर्ट टर्म नेचर फॉल अंडर विच कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये जो व्हाट इफ इंफॉर्मेशन होता है शॉर्ट टर्म नेचर का, वो कौन से कैटेगरी के अंदर फॉल करता है? देखिए ये स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल, ऑपरेशनल। तो सही जवाब है टैक्टिकल, जो हमारे मिडिल मैनेजमेंट करते हैं। तो टैक्टिकल इन्फॉर्मेशन को शॉर्ट टर्म प्लानिंग के लिए यूज किया जाता है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए स्ट्रेटेजिक यूज किया जाता है। ठीक है, और ये हमारे व्हाट इफ सिनेरियो को एड्रेस करता है। सवाल है कि बिटकॉइन किसका एग्जाम्पल है? क्रिप्टो करेंसी का, कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल का, फॉरेन करेंसी का, या डिसेंट्रलाइज वेब का? तो बिटको नाम ही क्लियर ही है कि बिटकॉइन एक तरह का क्रिप्टो करेंसी होता है जो कि डिजिटल या वर्चुअल करेंसी है जो कि क्रिप्टोग्राफी को यूज करता है सिक्योरिटी के लिए। इनमें से कौन सा SDLC का थर्ड स्टेज होता है? SDLC क्या होता है? सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। पहला ऑप्शन का रहा है इंप्लीमेंटेशन, दूसरा ऑप्शन का रहा है डिजाइन एंड डेवलपमेंट, तीसरा है ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट, चौथा है प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटेशन। याद रखिए SDLC में कौन कौन से स्टेजेस है, मैं आपको स्टेजेस का रिकॉल करा देता हूँ। पहला प्लानिंग, एनालिसिस, डिजाइन एंड डेवलपमेंट, इंप्लीमेंटेशन, ऑपरेशनल मेंटेनेंस। तो थर्ड स्टेज हमारा कौन सा? इंप्लीमेंटेशन। पहले आप प्लान करेंगे, प्लान करने के बाद आप डिजाइन करेंगे, डेवलप करेंगे, उसके बाद आप इंप्लीमेंट करेंगे और इंप्लीमेंट करने के बाद आपका ऑपरेशन और मेंटेनेंस होगा।
ठीक है, ये 4 स्टेज होते हैं। डेटा वेयरहाउस के द्वारा कौन सा सपोर्ट नहीं किया जाता? मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन, बिजनेस इंटेलिजेंस, OLTP, डिसीजन सपोर्ट। देखिए, डेटा वेयरहाउस को डिज़ाइन किया गया है ताकि वो एनालाइज करे और रिपोर्ट करे, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन को सपोर्ट करे, बिजनेस इंटेलिजेंस को सपोर्ट करे। तो सही जवाब है इसका डेटा ऑप्शन नंबर सी, OLTP, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग। बिटकॉइन जो है कौन से टेक्नोलॉजी पे बिल्ट है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन इंटेलिजेंस, वर्चुअल करेंसी या ब्लॉकचेन। तो बिटकॉइन जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है, जो कि एक डिसेंट्रलाइज्ड लेजर सिस्टम होता है जो कि इंश्योर करता है सिक्योरिटीज़ को। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या बात किया? प्रोटोटाइप मॉडल बताया आपको जो इटरेटिव यूजर फीडबैक पे काम करता है। टैक्टिकल टाइप मैंने बताया कि गियर टुवर्ड शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव एंड वाटिव एनालिसिस। क्रिप्टो करेंसी बताया आपको। इंप्लीमेंटेशन फेज होता है, SDLC में इंप्लीमेंटेशन स्टेज होता है जहाँ पे डेवलप सिस्टम को यूज के लिए डिप्लॉय किया जाता है। और एक होता है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग, OLTP। डेटा वेयर हाउस को ऑप्टिमाइज किया जाता है क्वेरी के लिए और एनालिसिस के लिए, ना कि उसे हाई वॉल्यूम ट्रांजेक्शन को हैंडल करने के लिए यूज किया जाता है। ओरेकल कैसा DBMS है? हायरार्किकल नेटवर्क रिलेशनल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो सही जवाब है रिलेशनल। तो ओरेकल एक RDBMS है, यानी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि ऑर्गेनाइज करता है डेटा को टेबल्स में और आपस में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है। दोस्तों, पहले सेशन को हम यही समाप्त करते हैं। यदि आपको और भी वीडियोस की रिक्वायरमेंट, यदि आप चाहते हैं कि मैं इसका सेकंड पार्ट लाऊं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए पार्ट 2, तो मैं आपको जरूर पार्ट 2 प्रोवाइड करूंगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, एक लाइक जरूर कर दीजिए ताकि ये वीडियो और भी CIB एस्पिरेंट के तक पहुंच जाए जो कि IT एंड DB इलेक्टिव पेपर लिए हुए हैं और वो रिसोर्सेज को सर्च कर रहे हैं। और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को